साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो लेखपाल की परीक्षा संभावित है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी के तहत हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो लेखपाल की यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूर्व में परीक्षाएं कराई गई हैं उनके सॉल्व को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का जो प्रश्न पत्र रहा है उसको व्याख्या के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वाले पोर्शन को देखते हैं। इसमें पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उससे संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो पैराग्राफ है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए। मतलब पहले मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, फिर विज्ञान के हाथ में पहुंच गए और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जात का नाश भी हो सकता है। इसीलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इसमें पहला प्रश्न है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है कि गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। मानव जो है जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। आगे देखते हैं, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, इसलिए इसे सर्वांगीण विकास नहीं कह सकते हैं। आगे देखते हैं, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा संबंधित है, तो ये रेखा चित्र से संबंधित है। इसके बारे में और देखें तो रामवृक्ष बेनापुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र साहित्यिक विधा संबंधित है। इनकी रचना गेहूं और गुलाब भी रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र से संबंधित अन्य रचनाओं में महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं भी शामिल हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो जो मगही है ये पूर्वी हिंदी के तहत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी शामिल है। आगे चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है, तो विद्या सुंदर ये बंगला भाषा में अनुदित है। वहीं चंद्रावली उनका अन्य नाटक है और कवि वचन सुधा उनकी पत्रिका है, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी, तो ये पदवी दी थी सुंदर को। ठीक है, सुंदर ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें शाहजहां ने पहले कविराय की और फिर महाकविराय की पदवी दी थी। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरना है। व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, तो कबीर दास जो हैं ये ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। इनके बारे में और देखें, ज्ञानाश्री शाखा के भव्य कवि निर्गुणवादी थे। वे गुरु का बहुत सम्मान करते थे और जाति पात के भेदों को नहीं मानते थे। इस शाखा के प्रमुख कवियों में कबीरदास, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास शामिल रहे हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन रहे हैं, तो भट्ट केदार जो है इसके लेखक रहे हैं, जबकि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है। नहीं, चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से रहा है, तो इनका संबंध द्विवेदी युग से रहा है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। इस युग से संबंधित अन्य कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि शामिल रहे हैं। अगला है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन रहे हैं, हरिशंकर परसाई रहे हैं। इनकी अन्य व्यंग्य संग्रह में वैष्णव की फिसलन,
विकलांग का श्रद्धा का दौर, ये भी शामिल है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का पर चिन्हित करना है। देखिए यहाँ पे सीधे आप देख लीजिए, देखिए निर्मला उपन्यास है, चिंता के फूल निबंध है, वरदान कहानी है, भारतदुर्दशा नाटक है। आगे चलते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। देखिए जिसके द्वारा क्रिया होती है, जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह क्या है? से और दारा द्वारा। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो ये जो है अलुक तत्पुरुष का है, अलुक तत्पुरुष समास का। ठीक है, आगे चलते हैं, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें कारणवाचक अव्यय है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनना है। समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरुणो हो जाएगा। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची अरुणो हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची पारावार, अवधि, नदीश, वाकीश इत्यादि हैं। सौदामनी, सौदामनी का पर्यायवाची विद्युत हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सेकंड, हाँ, इसके अन्य पर्यायवाची में चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा इत्यादि शामिल हैं। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो इसके लिए उद्भावना शब्द जो है अनुचित है। विरचित, संगठना, रचना, विन्यास ये सभी उचित है, परंतु उद्भावना अनुचित है। आगे चलते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, जबकि विस्मय जो है ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का है, और भय भयानक रस का स्थायी भाव है। सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में कौन सा होगा? तो सतधन शास्त्र। ठीक है, और ये क्या है? व्यंजन संधि है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो जो रोला होता है, रोला छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। आगे चलते हैं, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें पूर्णकालिक क्रिया। कौन सी है? पूर्णकालिक क्रिया है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ या कंठ तालु है? तो आपका ए, छोटा ए और बड़ा ए, ये जो है ये कंठ तालु इस स्पर्श से या कंठ तालु से इसका उच्चारण होता है। तो कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण में छोटा ए, बड़े ए होता है। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो देखिए शुद्ध वाक्य चयन में इसमें सही कौन सा है? माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, सही है। जैसे बी में इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, जब एकमात्र ही कारण है तो दो कारण बताया जा रहा है। ठीक है, तो दो सही नहीं है, या इसके दो कारण हो सकते हैं तो एकमात्र नहीं होगा। आगे चलते हैं, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। आगे देखते हैं, निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो ये निष्कलंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्कलंक हो जाएगा। और इसमें विसर्ग संधि है। देखिए विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग से पहले छोटा ई, छोटा ऊ और बाद में क ख ग क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? बड़ा सा हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? तो क्रमागत होता है। क्या होता है? क्रमागत होता है। आगे चलते हैं, 32, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पवन का संधि विच्छेद पोधन अन होगा, इसमें अयादि संधि है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द, तो देखिए चुंगलखोर एक संकर शब्द है। किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जिस नए शब्द की रचना हुई है उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का अंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो देखिए हा जो है ये व्यंजन संघर्षी है। व्यंजन या उष्म व्यंजन जो है संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन चार हैं, बड़ा सा, पेचरुआ सा, छोटा सा और हा। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो देखिए इसमें समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये सही लिखा है। आगे देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो इसमें देखिए इसमें मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये आपका सही है। 38 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे हमें जो वाक्य दिए हैं उन्हें क्रम से लगाना है। देखिए इसमें क्रम से लगाइए। तो मजदूरों की बस्तियों में, इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद रा वाला पढ़िए। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से
अनजान होने से अब वापस आइए तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं अब और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से फिर या आइए वहां बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती। तो या वाह वाला मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला इसी प्रकार से फिर से हमें क्रमबद्ध करना है अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से। तो इसके बाद रा वाला लीजिए, आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद या आइए ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। फिर वापस चलिए और नई पीढ़ी तक यह अपने मूलभूत रूप में ला किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, वाह के बाद ला हो जाएगा और अतएव हमने उसको उसी रूप में रहने दिया जैसे यह था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर से हमें क्रमबद्ध करना है। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक कौन कौन से देखिए। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा रा, वह आएगा पहले रामायण और अब महाभारत। पहले रामायण अब महाभारत। एक सेकेंड। रा इतने लोकप्रिय रहे कि लोग इनकी प्रतीक्षा जो है, एक सेकेंड, हाँ, लोग इनकी प्रतीक्षा पहले से करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे मैथ के प्रश्नों को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, सामान्य अध्ययन पे आते हैं। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की जिसमें शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन है। वे माध्यमिक दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध रहे। इनमें कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर जो है ये अनपढ़ था। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजपूत राज्य अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। आगे चलते हैं। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? तो यह 2015 का प्रश्न है। उस समय का करंट था। तो नेपाल ने 2010 में अपना राष्ट्रगान बदल दिया था। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क नाम दिया गया, वह कहाँ स्थित है? तो ये आपका मेरठ में। कहाँ पे है? मेरठ में है। 2 कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल करके इसको अलग किया जा सकता है। देखिए, इनको बाहरी गिलास को गर्म पानी में डुबो देने से इसमें ऊष्मीय प्रसार होगा, जिससे वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, अतः अंदर वाला गिलास सरलता से बाहर निकाला जा सकता है। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये अजमेर के किले में मिला था। कहाँ पर? अजमेर के किले में मिला था। और ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी में मुगल राज दरबार में भेजा गया था। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडार है। ठीक है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 29%, दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान में 12%, फिर रूसी संघ में 9%, कनाडा में 8% था, अमेरिका में 4% यूरेनियम भंडार पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन नदी ये यमुना की सहायक नहीं है बल्कि गंगा की सहायक नदी है। और यह सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल और केन नदियां यमुना नदी से मिलती हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है। इसकी व्याख्या में देखते हैं, एक सेकंड। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार इससे लाभान्वित वाले राज्य हैं। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में नेपाल भी शामिल है। आगे चलते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। फ्रक्टोज नामक शर्करा प्रमुख घटक है। इसकी मात्रा लगभग 38% होती है। शहद के अन्य घटक डेक्सट्रोज 21.8% और माल्टोस व अन्य शर्करा 8.81% होते हैं। इनमें से कौन भूटान के वर्तमान राजा हैं? तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये 2006 से इस पद पर हैं या यहाँ के राजा हैं।
आगे चलते हैं, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या, ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। देखिए, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है, जिसका अर्थ है मोक्ष होता है। उपरोक्त विकल्पों में मोक्ष का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त के बिना मोक्ष संभव नहीं है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का जनक काशिमीर फंक रहे हैं। देखिए, विटामिन क्या होता है? विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन रासायनिक रूप से जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बदायूनी ने आलोचना की थी। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने कराया था। गंगा घाटी में अभियान के दौरान यहाँ चोल झील का निर्माण कराया था। गंगा घाटी में अभियान की सफलता पर उसने गंगा कोंड की उपाधि धारण की थी। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाले, तो ये 16 का है। अभी आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 भी हो गया है, ठीक है। और उस समय 16 में ये साउथ सूडान था, जो सबसे नया देश था। आगे चलते हैं, अगला है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। और इसका पहला चरण जो है आपका 2 अक्टूबर 2019 को पूरा हो गया था। आगे चलते हैं, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किस से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं? तो ये मेक इन इंडिया मिशन से जुड़े हुए हैं। मेक इन इंडिया की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को। तो इसमें जो है गुणवत्ता के संबंध में जीरो डिफेक्ट तथा पर्यावरण प्रभाव के संबंध में जीरो इफेक्ट है। एडमिरल कब किससे संबंधित है? तो ये नौकायन से संबंधित है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1957 में। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? एन संजीवा रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। ये भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में 21 जुलाई 1977 को निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आवश्यक विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन रहे हैं? प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर जेके मेहता ने भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर कहा कि वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? इसे प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर तथा प्रवाह मंडल कोरोना से मिलकर बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा से पटना में मिलती है। सोन नदी की कुल लंबाई 881 किलोमीटर है। और सोन नदी का एक अन्य नाम क्या है? हिरण्यवाह भी है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होती है। देखिए ऐसा क्यों होता है? देखिए नॉर्मली क्या है कि वायु में ऑक्सीजन जो है 21% होती है, लेकिन अग्नि ज्वलनशील होने के लिए 15 से 16% ऑक्सीजन ही पर्याप्त है। अतः 15% से कम जो है अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। 1787 ईस्वी में उसने इसके लिए फ्रांस में एक दूतमंडल भेजा। चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु होती है, मारा जाता है। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में। देखिए जिसकी आवृत्ति अधिक होती है या तरंग दैर्ध्य कम होती है, तो नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है और तरंग दैर्ध्य जो है कम होती है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी या आवृत्ति अधिक होगी उसमें ऊर्जा अधिक होती है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद के लोकनाथ में। कब हुआ था? 1 जुलाई 1938 को। बधाई कौन सी विधा है? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। यह नृत्य जन्मोत्सव, विवाह और देवी पूजा आदि उत्सव पर किया जाता है। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो ये पुराना है। लेटेस्ट की बात करें 2020-21 की बात कर लेते हैं, तो कितना है खाद्यान्न? 305.44 मिलियन टन। आगे चलते हैं, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो वर्तमान में कितना है 2020-21 के लिए? तो कॉमन धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल है और ग्रेड ए धान जो है 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है? तो ये
जेवी से का कथन है, ठीक है, जॉन बेपिस्ट से का। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये लालकृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी, मतलब उनसे विवाह किया था? सुचेता कृपलानी ने। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता थी और उन्होंने अपने विरोधी सोशलिस्ट पार्टी के नेता आचार्य जेवी कृपलानी से विवाह किया था। मैगी नूडल्स, जिन्हें मतलब 2015 में भारत में प्रतिबंधित किया गया, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये नेस्ले का प्रोडक्ट है और ये इसे बैन क्यों किया गया था? इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट और शीशे की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद 2015 में इसे प्रतिबंधित किया था, बाद में प्रतिबंध हटा दिया गया था। भारत की अन्य भाषाओं के गजनथंग, वादिया, अधिजोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? धन्यवाद। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ नहीं की गई थी। ये जो है आपका 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। जबकि अन्य जो है जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, इन तीनों को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल से। आगे चलते हैं। इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये आपका पुराना है, करंट का। लेटेस्ट की बात करें 2021 के लिए जो है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है और 2021 में इसके तहत जो है 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 12 खिलाड़ियों के एक बार नाम यदि आप देख लें तो नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीन बोरगोहेन, PR सरजेश, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, 120 नंबर पे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1965 में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजीपीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया था। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो ये है आपका मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशलता मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ड्रिप प्रणाली जो है ये अधिक श्रेयस्कर है। आगे देखते हैं। इसमें टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की विशेष विधि है, इसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। जबकि फरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो सिल्वी मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इन सभी में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वैसे तो मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मटियार दोमट मिट्टी में पाया जाता है, जो कि सिल्ट तथा बलुई मिट्टी भी जो है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो दोमट मिट्टी के ही भाग हैं, जो क्रमशः 20% तथा 40% कण के रूप में दोमट मिट्टी में शामिल रहते हैं। इसलिए उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं? तो देखिए, आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार वर्ष 2012-13 में पूरे भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में निवल सिंचाई क्षेत्र का परसेंटेज वितरण 33.9 था। तो ये मैच ही नहीं कर रहा है कहीं पे। और ध्यान रखिए, कुल फसल उत्पादन क्षेत्र के निवल सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? इसमें देखिए, 20 बिस्वा 1 बीघा होता है, 1 बीघा 55 × 55 वर्ग गज होता है। 20 कंचवासी 1 विश्वांशी होता है और 20 विश्वांशी जो होता है 10 बिस्वा के बराबर नहीं होता, बल्कि 1 बिस्वा के बराबर होता है। यह 1361 होल 1/4 वर्ग फीट होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 सेकेंड। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे जो है फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। प्रतिवर्ष
भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो 350 मिलियन टन। देखिए भारत में प्रतिवर्ष 960 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें कृषि क्षेत्र से 350 मिलियन टन तथा 290 मिलियन टन औद्योगिक क्षेत्र से उत्पादित होता है। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 2,62,429, जो कि ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये 2015 के हिसाब से पूछा गया है, जबकि अभी 2019 के भी आंकड़े आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट की बात करें तो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। इसके अतिरिक्त कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। आगे चलते हैं। कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो इसमें ईख जो है रूट क्रॉप नहीं है। देखिए वैसे तो आलू और गन्ना दोनों रूट क्रॉप नहीं है, मतलब जड़ वाली फसल नहीं है, वरन ये तना है। जबकि शकरकंद व चुकंदर जो है जड़ है। ये विभेद वनस्पति विज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन कृषि विज्ञान एवं पाक शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होते हैं और खाद्य पदार्थ का संग्रह करते हैं। इस प्रकार से आलू भी जो है रूट क्रॉप में आ जाएगा, केवल ईख नहीं आएगा। गन्ना। गेहूं में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? 12% होता है। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? इसे ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं। जबकि अल्वियोल मृदा को अजोनल मृदा कहते हैं। ड्रिफ्ट मृदा को भी अजोनल मृदा कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड मृदा के अन्य प्रकार हैं जोनल मृदा और इंट्राजोनल मृदा, वचा और अजोनल मृदा। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? 6:3:1। अब पहले देख लें ये है क्या। तो देखिए एनपीके क्या है? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का आदर्श अनुपातिक प्रयोग। 2010-11 तक ये 4:2:1 का माना जाता था, परंतु 2011-12 में यह अनुमान लगभग 6:3:1 हो गया है। पूसी रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो ये आपकी टमाटर की उन्नत किस्म है। इसकी अन्य उन्नत किस्मों में अर्का विकास, पूषा, अर्ली ड्वार्फ आदि हैं। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसने पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, तब देखिए आदर्श रूप से मशीन से थ्रेसिंग फसल कटाई के तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? क्लोरपाइरिफस होता है। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कबीना कैबिनेट मंत्री है? तो ये 2015 का सवाल है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? तो ये इनमें से कोई सही नहीं है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये फसल कटाई परीक्षण उत्पादकता की दर, यील्ड रेट का अनुमान लगाते हुए किए जाते हैं। यह तकनीक गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास, जौ इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो ये कानूनगो, लेखपाल और पटवारी दोनों तैयार करते हैं, इसलिए कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं किंतु कृषि नहीं। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। अन्य जो है देखिए श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नील क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी उर्वरक, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र लाया जाता है। क्या लाया जाता है? वर्तिकाग्र लाया जाता है। महाजनी प्रथा को सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। देखिए महाजनी प्रथा का उल्लेख यही शतपथ ब्राह्मण में होता है। इसमें सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित जो है ये अमरूद की उत्तम किस्म है। ललित जो है अमरूद की उत्तम किस्म है। अमरूद की अन्य किस्मों में इलाहाबादी सफेदा, सरदार, इलाहाबादी सुरखा, दूधे खाजा, चितदार आदि हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः यह 80 से 100 डेसिबल के बीच रहती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। धान में भूसी का परसेंटेज अनुमानतः कितना होता है? तो 20% होता है और 78% जो है आपका चावल होता है। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? 15
किलोग्राम होती है, 12 से 15 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो आपका खीरा है। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज जो है खरबूजा की उन्नत किस्म है। इसके अन्य किस्मों में हरा मधु, पंजाब शंकर, MH100, MH10 इत्यादि हैं। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किसके साथ की जाती है? तो धान के साथ की जाती है। रोटेशन जो होता है धान की फसल के साथ की जाती है। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड, इसे वाट कहते हैं। इसका बड़ा मात्रक अश्व सामर्थ्य हार्स पावर भी होता है जो कि 746 वाट के बराबर होता है। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण के लिए कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो प्रश्नानुसार महाराष्ट्र और पंजाब हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश इन सबसे अधिक है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो 3 ट्रिलियन, लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं। देखिए, येल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3.04 ट्रिलियन से अधिक वृक्ष हैं। समानता प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 422 वृक्ष आते हैं। इस प्रकार निकटतम विकल्प ए है। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? तो इसमें आप देखेंगे यदि तो भारतीय परिवारों के लिए रसोई में प्रकाश की ऊर्जा स्रोत 2011-12 का के अनुसार, तो देखिए इसमें जो है आपका 80% और 85% दोनों हो सकता है, इसलिए ए बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। आगे चलते हैं। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है ग्रामीण परिवार में? तो ये आपका 1% है। शहरी में कितना है? शहरों में 3%, जबकि शहरी परिवारों का परसेंटेज 4 है और संपूर्ण भारत का देखेंगे तो 3% है। जाबो ग्रामीण खेती का करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? नागालैंड में। ये एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है जिसका मूल स्थान नागालैंड का किकुरुमा है, गांव है। जिला फेक जिले का किकुरुमा गांव में इस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। जाबो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। यह वानिकी, कृषि, पशुपालन, अच्छी तरह से स्थापित मृदा और जल संरक्षण आधारित संयोजन है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन 26 जुलाई 2015 को किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।